ठीक है ना? हाँ सर। हम उनका इंतजार करते रहेंगे। आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें एक उपन्यास शामिल है, गोदान। हम लोग आज उसी गोदान पर बात करेंगे, ठीक है ना? हाँ। आप में से कितने लोगों ने गोदान उपन्यास पढ़ लिया है? मैंने नहीं पढ़ा सर। आपने नहीं पढ़ा? और किन लोगों ने नहीं पढ़ा अभी? और किन लोगों ने नहीं पढ़ा उपन्यास, या उनको जानकारी नहीं? बताएंगे कोई? धीरेन्द्र जी, दीपा, कोई बताए क्या उन्होंने गोदान उपन्यास पढ़ लिया है? कोई बात नहीं। हम आज गोदान उपन्यास के बारे में जब बात शुरू करेंगे तो उससे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि गोदान उपन्यास के अंतर्गत ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको जानना आपके लिए अनिवार्य है। आपके पाठ्यक्रम में आपके पाठ्यक्रम में गोदान के अंतर्गत कुल 3 इकाइयों का उल्लेख है। गोदान के अंतर्गत आप महाकाव्य उपन्यास के बारे में जानेंगे। गोदान का जो कथा शिल्प है और जो उसका शीर्षक है उसके बारे में आपको जानना है कि उसकी सार्थकता किस तरह से है। गोदान की में जितने पात्र आए हैं उन पात्रों की योजना किस तरह से हुई। इसमें नगर के कुछ पात्र हैं, कुछ पात्र गोदान के हैं, गांव के हैं, और कुछ पात्र स्त्री। तो इन पात्रों की जो चारित्रिक विशेषता है वह क्या है, यह आप जान जाएंगे। और इस उपन्यास के भीतर जो स्त्री पात्र हैं उन स्त्री पात्रों की जो स्त्री विषयक दृष्टि है वह क्या है। इसके साथ साथ ही आप जानेंगे कि गोदान उपन्यास के अंतर्गत भारतीय कृषक की संघर्ष की जो गाथा है वह गाथा किस तरह से आई है, और क्या यह गाथा मध्यम वर्ग की समस्याओं को भी अपने में समेटता है। इन सारे पक्षों पर आप गोदान के बारे में बात करते हुए, गोदान को पढ़ते हुए आपको जानना पड़ेगा, ठीक है? मैं आज गोदान की जो कथा, जो उसकी रूपरेखा है, उससे मैं आपको अवगत कराऊंगा और यह बताऊंगा कि गोदान उपन्यास की कथा संरचना में ऐसा क्या है जिसके कारण इसे महाकाव्य कहने की परंपरा चली आई है, ठीक है? तो मुख्यतः जिन लोगों ने गोदान का पाठ नहीं किया है तो संक्षेप में मैं उसके पूरे कथा विन्यास के बारे में आपको बताता हूं। गोदान उपन्यास को मोटे तौर शहरी जीवन की कथा और ग्रामीण ग्रामीण जीवन की कथा के रूप में कहा जाता है। इसके और ये जो दोनों कथाएं हैं वह एक दूसरे से गूंथ करके आगे बढ़ती है। यानी कि इस उपन्यास की कथा संरचना में एक कथा ग्रामीण परिवेश के सहारे आगे चलती है और दूसरी कथा शहरी परिवेश के सहारे आगे चलती है, और दोनों कथाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं बल्कि एक दूसरे से गुथे हुए रूप में आगे चलती है। दोनों ही कथाओं में, यानी कि ग्रामीण कथा और शहरी कथा, दोनों कथाओं में कुछ स्त्री पात्र और कुछ पुरुष पात्र शामिल हुए। तो क्या है गोदान की कथा? गोदान की कथा प्रेमचंद लिखते, उनके जेहन में
मुख्य रूप से एक किसान जीवन की गाथा कहने की थी, और किसान जीवन की गाथा कहने के क्रम में ही उन्होंने कुछ शहरी वातावरण का उसमें इस्तेमाल किया है। तो गोदान उपन्यास का जो पात्र है, ग्रामीण पात्र, वह है होरी। होरी है जो इसका केंद्रीय पात्र है। होरी की पत्नी जिसका नाम धनिया है, होरी का एक बेटा है जिसका नाम गोबर है, होरी की दो बेटियां हैं जिसका नाम रूपा और सोना, ये नाम है जो होरी का एक परिवार बनता है। होरी के दो भाई भी हैं, इसमें से एक का नाम है हीरा और दूसरे का नाम है शोभा। तो आप देखेंगे कि परिवार का एक बृहत्तर परिप्रेक्ष्य, यह संयुक्त परिवार है। सभी भाइयों की शादी होने के बाद आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, और जिससे कि तीनों भाई यानी कि होरी, शोभा और हीरा अलग अलग रहने लगते हैं। होरी अपना जीवन, होरी में एक व्यवहार कुशलता है। इस व्यवहार कुशलता के कारण गांव में उसके संबंध सभी से अच्छे हैं। और जो इस उपन्यास का जो प्रमुख पात्र है राय साहब के साथ जो संपर्क उसके बने हुए हैं और उनके यहाँ पर आता जाता रहता है। तो होरी के परिवार की यह एक कथा है। अब इस उपन्यास की शुरुआत में ही आप देखेंगे कि होरी एक यात्रा पर निकल रहा है, और ये यात्रा है निकल रहा है वो राय साहब के यहाँ उसको जाना है। राय साहब से उसको मुलाकात करनी है और वहां जाने के लिए वह निकलने के लिए तैयार हो रहा है। और एक बहुत ही रोचकता के साथ प्रेमचंद ने कथा की शुरुआत की है, जिसमें कि वो तैयार हो रहा है और उसे तैयार करने में होरी की पत्नी जो धनिया है वह उसकी मदद करती है, और दोनों में एक नोकझोंक होता है। चूंकि होरी व्यवहार कुशल व्यक्ति है, इसलिए गांव में उसका सम्मान है और लोग उसे महतो कहकर बुलाते हैं, और महतो शब्द के उल्लेख से होरी प्रसन्न होता है, और उसे लगता है क्योंकि वह राय साहब से मिलता जुलता रहता है, इसलिए उसे महतो कहा जाता है। अब आप देखेंगे कि इस कथा की बुनावट में होरी खेती बाड़ी करते हुए अपना जीवन जी रहा है, और होरी की एक बड़ी इच्छा होती है कि वह जो है याच्यावर मी कॉटवर तुझं बुक ठेवलाय ट्युशनचं ना, तो होरी जो है ठेवलाय बॅग मध्ये। होरी जब आगे बढ़ने के लिए मिलने की राय साहब से निकलता है, तो आप देखेंगे कि उस यात्रा में एक खास तरह की बात है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। खास बात यह है कि शुरुआती पन्नों में ही वह कहता है कि न जाने मैं कब लौटूं, देर हो सकती है तो मैं कब लौटूं मैं नहीं जानता। और उपन्यास के आखिर में भी जब आखिरी पन्ने पर आप पहुंचेंगे तो वहां पर भी देखेंगे कि होरी की चिंता यह है कि वह वापस लौट करके अपना गांव नहीं आ पाता है, बल्कि सड़क पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं यहाँ यह कहना चाहता हूं कि गोदान उपन्यास का पहला पन्ना और आखिरी पन्ना एक बिंदु पर आकर के मिलता हुआ दिखलाई देता है, और यह बहुत जरूरी है जानना आपके। इसके साथ ही जो मुझे एक बात कहनी है वह यह कहनी है कि दरअसल जब वह निकलता है होरी राय साहब से मिलने के लिए, तो एक बड़ी इच्छा गोदान में होरी के माध्यम से दिखलाई देती है। एक बड़ी इच्छा क्या है, और जो मैं इच्छा की बात कर रहा हूं, यह इच्छा इस उपन्यास की केंद्रीय धुरी है।
एक सेंट्रल थीम है जिसके माध्यम से आप जानते हैं कि उसकी क्या इच्छा है। गोदान में होरी की इच्छा एक गाय पालने की है। यह जो गाय पालने की इच्छा है, यह इच्छा दरअसल एक ग्रामीण जीवन में रहने वाले एक आम व्यक्ति की इच्छा से जुड़ता है। आप में से जो कोई भी भारतीय साहित्य के परिदृश्य से और विश्व साहित्य के परिदृश्य से थोड़ा सा भी अवगत होगा तो वह जानेगा कि इच्छाओं का अपना एक खास समाज शास्त्र होता है। गल्प के माध्यम से यह इच्छाएं जिस तरह से हमारे सामने आती है, उसके अध्ययन में हम अपने आसपास के समाज की का अध्ययन कर सकते हैं। जिस तरह से प्रेमचंद के गोदान उपन्यास में होरी की इच्छा एक गाय प्राप्त करने की है, ठीक उसी तरह से एक इच्छा आपको दिखाई देगी केरल के एक महत्वपूर्ण लेखक हुए तक्षी शिवशंकर पिल्लई। उनका एक उपन्यास है मछुआरा। मछुआरे उपन्यास में भी एक मछुआरे की इच्छा एक नाव पाने की। उस पूरे उपन्यास में अपना एक नाव हो, इसकी संघर्ष गाथा उसमें कही गई। पश्चिम के एक उपन्यासकार हैं हेमिंगवे, अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे का एक उपन्यास है सागर और बूढ़ा आदमी। उस बूढ़े आदमी की इच्छा भी है कि उसे एक समुद्र में से एक बड़ी मछली मिले और इसके लिए समुद्र में वो लंबी यात्रा करता है, जोखिम भरी यात्रा करता है। ठीक उसी तरह से मलयालम उपन्यास चेम्मीन यानी कि मछुआरे में भी एक नाव पाने की जो इच्छा है वह एक बड़ी इच्छा बनकर आती है। गोदान उपन्यास में होरी की एक बड़ी इच्छा है कि उसे एक अपनी गाय हो जिससे कि वह दूध अपने बच्चों को खिला सके। इस गाय की गाय जो है वह एक केंद्रीय धुरी है इस उपन्यास का। होरी उसी गांव के पास में रहने वाला भोला एक पात्र है और भोला जो पात्र है उसकी पत्नी का देहावसान हो गया है और वह अपनी दूसरी शादी करना चाहता है, उसकी इच्छा है। होरी से उसकी मुलाकात होती है तो होरी से मुलाकात करते हुए होरी उससे अपनी इच्छा कहता है कि मुझे एक पछाही गाय मतलब दूध देने वाली जो गाय है उसे गाय प्राप्त करने की इच्छा है। चूंकि भोला है वह दूध का व्यवसाय करता है तो उसके पास गाय और बहुत सारी भैंसे हैं, तो वह ऑफर भी करता है कि मैं तुमको एक गाय दे दूंगा। वो कहता है नहीं मैं गाय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास सही पैसे हैं नहीं तो मैं ये गाय नहीं ले सकता, और वो उससे मना करता है उसको। और उसके बाद उसकी शादी होरी करवा देगा ऐसी बात उससे करता है। उसको लगता है भोला को कि अगर ये मेरी शादी करवा देगा तो मैं यदि इसको एक गाय दे देता हूँ तो संभव है कि मेरी शादी करवाने में ये मदद करे, और फिर वह उसको एक गाय दे देता है। होरी अपने उस गाय को लेकर के अपने गांव पहुंचता है और गांव पहुंच करके गाय को बांधता है दरवाजे पर। उसकी पत्नी उसके बच्चे बहुत खुश होते हैं और इस तरह से आप देखें कि इस पूरे गोदान उपन्यास की त्रासदी का जो वातावरण रचा गया है उसमें कुछ ऐसे पल भी हैं जो उल्लास के हैं, जो प्रेम के हैं, जो राग रंग के हैं। होरी के घर में गाय के आने के बाद ये उल्लास के क्षण उसे मिलते हैं और बहुत प्रसन्न होता है। अब आप देखिए कि जो भोला जो उसको गाय दे रहा जो दिया था तो भोला के पास भूसे की कमी थी, तो होरी ने यह ऑफर किया कि मेरे पास भूसे हैं तुम ले जाओ, और फिर वह भूसा देता है उसको। हालांकि पत्नी जो धनिया है वह उसे बहुत मना करती है, लेकिन उसका बेटा गोबर जो है वह भूसा लेकर के जाता है और फिर वहां से लौटता है।
भोला की एक विधवा बेटी है जिसका नाम है झुनिया। झुनिया और होरी का जो बेटा गोबर, उन दोनों के बीच में प्रेम पलता है और धीरे धीरे प्रेम बढ़ता रहता है। इधर गाय ये बांधे हुए है और होरी को इस बात का दुख है कि इतनी मेहनत से वो गाय लाया है, लेकिन उस गाय को देखने के लिए उसके दोनों भाई शोभा और हीरा नहीं आए हैं। इस बात का उसे बहुत दुख है और वो दोनों भाई ये बात आपस में करता है कि दरअसल बंटवारे के समय हमारे बड़े भाई ने कुछ बेईमानी की थी, उसी के पैसे से आज यह गाय लेकर के आए हैं। इस तरह की बातचीत होती रहती है। तो प्रेमचंद एक ऐसा फलक इसमें आपके सामने प्रस्तुत कर रहे होते हैं ग्रामीण जीवन का, जिसमें कि आम ग्रामीण जीवन के बीच में लोग जिस तरह से बात करते हैं वो एक पक्ष दिखलाई देता है। इधर मैंने जैसे कहा आपसे कि होरी का बेटा जो गोबर है और जो हीरा का बेटा, हीरा की बेटी दुनिया है, उन दोनों के बीच में प्रेम संबंध होता है। और एक बार गोबर उस झुनिया को लेकर के अपने घर लेकर के आ रहा होता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वह अपने घर झुनिया को लेकर के आए। तो वो झुनिया को अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा करके और वहां से वो भाग जाता है और वो शहर भाग जाता है। आप देखेंगे कि इस तरह से झुनिया अकेले पहुंचती है धनिया और गोबर के पास, और धनिया और गोबर के पास पहुंचते हुए वह बहुत डरी हुई है और जो उसके डर का कारण यह है कि उसके साथ में गोबर है। अब मैं थोड़ी देर के लिए यहीं पर आपको रोकता हूं कथा में आगे बढ़ने से पहले, और यह संकेत करने की कोशिश करता हूं कि झुनिया एक विधवा स्त्री है और विधवा स्त्री के साथ गोबर विवाह करता है। यह उपन्यास 1936 का है। 1936 में विधवा विवाह के बारे में जो समाज में आम प्रचलन था वह विरोध का था। आप में से अधिकांश लोग यदि इतिहास को पढ़े होंगे और विलियम बेंटिक के सुधारों के बारे में जानते होंगे तो वो जानते होंगे कि सती प्रथा और विधवा विवाह के समर्थन में उस समय एक बड़ा आंदोलन चल रहा था। जबकि भारतीय समाज में विधवा विवाह की प्रथा नहीं थी, बल्कि सती हो जाने की प्रथा थी। विलियम बेंटिक ने इसमें सुधार किया था। प्रेमचंद 1936 में इस विधवा विवाह के समर्थन में इस उपन्यास में झुनिया जैसे स्त्री पात्र को रचते हैं और उसका विवाह गोबर से करवाते हैं। गोबर के घर वो पहुंचती है जहां गोबर नहीं है बल्कि उसके माँ और उसके पिता हैं। तो पहले पहले जो धनिया वह डांटती है उसको रखने से झुनिया को, लेकिन धनिया फिर जाती है खेत पर अपने पति होरी से कहने के लिए कि तुम घर चलो और देखो कि वहां पर कैसे गोबर एक स्त्री को ला करके छोड़ दिया और खुद भाग गया है। गोबर भी आते हैं तो धनिया के साथ में होरी आता है और फिर झुनिया से उसकी बातचीत होती है और फिर झुनिया को अपने घर पर रख लेता है। प्रेमचंद अपने इस उपन्यास में यह एक सबसे महत्वपूर्ण प्रगतिशील कदम उठाते हुए हमें दिखलाई देते हैं। झुनिया के संवाद और गोबर के संवाद के बीच में आप इस उपन्यास में देखेंगे कि ऐसी कई तरह की बातें हैं जिसके माध्यम से एक विधवा स्त्री के मन और उसके अंदर चीजें बैठी हुई है उसको लेकर आगे बात बढ़ती है। तो कथा के एक कोण पर हमने कहा आपसे कि होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, रूपा, सोना और होरी के दो भाई शोभा और हीरा, और साथ में एक भोला जो झुनिया का पिता है और जिसने गाय दी थी इसको होरी के परिवार को। यह एक कथा के एक
तंत्र में हमें यह दिखलाई देता है। दूसरे तंत्र में आप देखेंगे कि चूंकि होरी घर से निकला है राय साहब के यहाँ जाने के लिए, अमरपाल सिंह के यहाँ जाने के लिए, मैं आपको ये बता दूं यहीं पर थोड़ी देर रुक करके कि यह उपन्यास का जो भूगोल, यानी यह इस उपन्यास में जो कहानी घटित है वह उत्तर प्रदेश के अवध के इलाके की है। तो अवध के इलाके की जो ये कहानी है, यानी कि इसमें जो किसान है वह किसान उस अवध प्रदेश का किसान है। लेकिन एक एक जरूरी बात यह है कि इस उपन्यास को पढ़ते हुए आपको लगेगा कि यदि इस उपन्यास में होरी जो उत्तर भारतीय पात्र है, यदि इस उपन्यास के भूगोल को अवध प्रांत से हटा करके किसी दक्षिण प्रांत में रख दिया जाए, तब भी कथा के अंदर जो त्रासदी घटती है किसान को लेकर के, त्रासदी लगभग वैसी ही है। कहने का आशय मेरा यहाँ पर यह है कि भले ही हम ये कहते हैं कि गोदान उपन्यास उत्तर भारतीय किसान जीवन की त्रासदी को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, लेकिन वास्तव में यह भारतीय किसान के जीवन की त्रासदी को व्यक्त करता है। यह सिर्फ उत्तर भारतीय किसान नहीं है, बल्कि भारतीय किसान की त्रासदी है, क्योंकि कमोबेश भारत के सभी किसान महाजनी, कर्ज और सूदखोरी जैसी प्रथाओं से परेशान रहे हैं और ऋण की समस्या उनकी केंद्रीय समस्या रही है। तो फिर से मैं अपनी बात को जोड़ता हूं कि होरी निकला है अमरपाल सिंह गणित की राय साहब के यहाँ जाने के लिए, और राय साहब के यहाँ जाने के लिए जो निकला है, तो राय साहब के यहाँ उस समय तमाम जो शहरी पात्र हैं वो यहाँ आए और वहां पर एक नाटक खेला जाना है, उसकी तैयारी के लिए सब इकट्ठे हुए हैं और सभी को अपना नजराना देना है राय साहब के यहाँ। यानी कि जब मैं नजराना कह रहा हूं राय साहब के यहाँ, तो फिर से मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूं और ये कहता हूं कि उस उपन्यास के कलेवर में कहीं न कहीं सामंतवादी व्यवस्था के भीतर किसान जीवन की त्रासदी दिखलाई देती है। राय साहब एक सामंत की तरह इस उपन्यास में है और सामंतवादी व्यवस्था के भीतर किसान जो है, किसान की त्रासदी किस तरह से घटित होती है, प्रेमचंद इसका भी संकेत करते हैं। राय साहब के यहाँ जो नाटक खेला जाना है, उसमें जितने पात्र हैं, उन पात्रों के साथ में देखेंगे आप कि एक पत्रकार है, उसमें एक दर्शन का प्रोफेसर है, एक समाज सेविका है। इस तरह से कई लोग उसमें इकट्ठे होते हैं। इस उपन्यास के इस पूरी कथा बुनावट के एक दूसरे पक्ष में जो एक महत्वपूर्ण पात्र आपको इस उपन्यास में दिखलाई देगा, वो दिखलाई देगा मिस्टर मेहता और मिस मालती। मिस्टर मेहता और मिस मालती दो ऐसे पात्र हैं जो इस उपन्यास की पूरी कथा संरचना को शहरी टोन प्रदान करते हैं, यानी कि शहरी धुन उस उपन्यास में प्रवेश करता है, यह मिस्टर मेहता और मालती के माध्यम से करता है। मिस्टर मेहता और मालती के बीच में लंबी लंबी बहसें इस उपन्यास के केंद्र में हमें दिखलाई देती है। मैं यहां पर यह बात जोड़ दूं कि इस मिस्टर मेहता और मालती के बीच में जो बातचीत है, उस बातचीत में स्त्री विषयक जो दृष्टि है वह दिखलाई देती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आपके सिलेबस में गोदान उपन्यास में स्त्री विषयक दृष्टि के बारे में भी पढ़ना है, तो उसी दृष्टिकोण से मैं ये बात यहाँ पे कह रहा हूं कि मिस्टर मेहता और मालती के बीच में जो बातचीत है, उस बातचीत में आपको स्त्री विषयक दृष्टि दिखलाई देती है। किसकी? प्रेमचंद की। कि प्रेमचंद स्त्री पात्रों के माध्यम से जो बात कहला रहे होते हैं, उससे चलता है पता कि प्रेमचंद की अपनी स्त्री विषयक दृष्टि थी जो वह उपन्यास के माध्यम से आपके सामने कह रहे हैं। ठीक है, यहीं पर फिर से मैं आपको रोक करके एक दूसरी बात यहाँ कहना चाहूंगा, वह यह कि एक रचनाकार
जब रचना करता है तो वह अपने उपन्यास में रचना करते हुए पात्रों की सृष्टि के माध्यम से वह ऐसी कई बातें कहता है जो उसके कथा शिल्प के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई भी उपन्यास आप पढ़ेंगे तो मेरी इस बात का ध्यान रखें कि कथा शिल्प में दो चीजें होती हैं। एक होती हैं दृश्यात्मक और एक होती हैं परिदृश्यात्मक। यानी कि अंग्रेजी में कहें तो एक होता है सिनिक और दूसरा होता है पैनोरामिक। जो पैनोरामिक हुआ वह परिदृश्यात्मक हुआ और जो सिनिक हुआ वह दृश्यात्मक। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो इस बात के बारे में विस्तृत चर्चा पर्सी लुबाक ने अपनी एक महत्वपूर्ण कृति द क्राफ्ट ऑफ फिक्शन, द क्राफ्ट ऑफ फिक्शन उनकी एक किताब है। तो द क्राफ्ट ऑफ फिक्शन किताब में तो विस्तार से सिनिक और पैनोरामिक की चर्चा करते हैं। तो ये क्या है सिनिक और पैनोरामिक, यानी कि दृश्यात्मक क्या है और परिदृश्यात्मक क्या है। तो आप देखेंगे कि उपन्यास की कथा बुनावट में जब आप उपन्यास पढ़ते हैं तो उपन्यास के पढ़ने के क्रम में जो दृश्य आपके सामने आता है, यानी कि उस उपन्यास में जो दृश्य की सृष्टि की गई है वह सिनिक है, वह दृश्यात्मक है। और दूसरा कि उपन्यास में कुछ ऐसी बातें भी होती है जो उस दृश्य की बुनावट के आगे और पीछे पूरे परिदृश्य की बात उसमें समाहित होती है कि कोई भी पात्र आखिर किस कारण से ऐसा सोच रहा है। किसी भी कृति, किसी भी उपन्यास का कोई पात्र आखिर कोई ऐसी बातें कह रहा है तो क्यों कह रहा है, उसका वर्णन जहां उपन्यास में मिलता है उसको आप परिदृश्यात्मक की श्रेणी में रखें। ठीक है, ये बात यहां पे स्पष्ट हो रही है। दृश्यात्मक और परिदृश्यात्मक यानी कि सिनिक और पैनोरामिक के संदर्भ में सब बातें स्पष्ट हो रही है आपको कि क्या है ये। हाँ जी सर। मैं इसको आपको एक उदाहरण के माध्यम से अगर आप कहें तो मैं इसको सिद्ध करने की कोशिश करूं कि जैसे मान लीजिए इस उपन्यास के माध्यम से ही अगर मैं कहूं कि इस उपन्यास में एक वर्णन है जिसमें देखेंगे कैसे आपको, और इस उपन्यास के शुरुआती पन्नों में ही ये बात कही गई है, इसमें आपको दृश्यात्मक यानी कि जो पर्सी लुबाक ने द क्राफ्ट ऑफ द फिक्शन में जो बातें कही कि सिनिक और जो पैनोरामिक होता है वह किस तरह से होता है किसी भी गल्प में, तो जो दृश्यात्मक है यानी जो सिनिक है वह इस तरह से है इस उपन्यास में। आप इस समझिए उदाहरण से आपको लगेगा कि इसमें एक दृश्य है। वही जब होली घर से निकल रहा है और धनिया उसको तैयार कर रही है तब की ये बात है कि वो कहता है, धनिया कहती है कि कुछ खा पी करके जाओ, भूखे रहोगे बहुत देर तक। तो उसको होली कहता है कि तुझे रस पानी की पड़ी है, मुझे यह चिंता है कि अबेर हो तो मालिक से भेंट ना हो। मालिक मतलब राय साहब। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा, इसी से तो कहीं हूं कुछ जलपान करो, और आज न जाओगे तो कौन हरज होगा। ठीक है, अब इसी में आप देखें कि कौन हरज होगा कहना, अभी तो परसों ही गए थे। तो फिर होली कहता है कि तू बात नहीं समझती, उसमें टांग क्यों उड़ाती है भाई, मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची। तो आपके सामने एक दृश्य इसमें दिखाई देता है कि वह उसको लाठी दे रही है और वो तैयार हो रहा है, वो उसको जाना है। तो इसमें एक क्या इसमें एक दृश्यात्मक अभिव्यक्ति आपको दिखलाई देती है। परिदृश्यात्मक जो शिल्प है इस उपन्यास में, यानी कि पर्सी लुबाक के माध्यम से जब मैं कह रहा हूं कि एक पैनोरामिक दृश्य दिखाई देता है
किसी भी उपन्यास के शिल्प में। तो इस उपन्यास में जो यह शिल्प है परिदृश्यात्मक यानी कि पैनोरामिक, वो क्या है? अब देखिए, आप जो मैंने पहले कथन जो आप समझ सुनाया था, अब मैं दूसरी बात करता हूँ और दोनों कथन में आपको अंतर दिखलाई देगा। उसमें सीधे आपके सामने दृश्य बन रहा था, इसमें आपको कथन दिखलाई देगा। वो क्या कि धनिया इतनी व्यवहार कुशल नहीं थी, उसका विचार था कि हम जमींदार के खेत जाते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करे, उसके तलबे क्यों सहलाए। यानी कि जो धनिया के मन में जो बात चल रही है, उस बात को दिखलाया जा रहा है उपन्यास के एक बड़े कथा विस्तार। कि जो कथा विस्तार है, तो इसमें यही है, इसमें दृश्य और परिदृश्यात्मक शिल्प शैली, ठीक है। तो इस उपन्यास में इन दोनों शैली का आप विस्तार से परिचय प्राप्त करें। और खास करके प्रेमचंद जब मिस्टर मेहता और मालती के माध्यम से स्त्री विषयक विषयक संदर्भों पर बातचीत दिखलाते हैं, तो आपको इस दृश्यात्मक और परिदृश्यात्मक शिल्प में आप ठीक से उसका अंतर कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये बातें आपको रोक कर बताई। मैं इससे पहले जहां बात में रोकी थी वो यह कि मिस्टर मेहता और मिस्टर मालती की बातचीत में जो स्त्री विषयक बातचीत है, उसमें एक तरह से मिस्टर मेहता स्त्री को पूरे परंपरावादी दृष्टिकोण से देखते हैं और जो मिस मालती है वह इस दृष्टिकोण से इनकार करती है, ठीक है। तो एक पूरी बहस उपन्यास के एक दूसरे कथा खेल दिखाई देगा आपको। तो मैंने ये कहा आपसे कि उपन्यास के कैनवास पर एक कोण पर मैंने आपसे कहा कि जहां पे मिस्टर मेहता, मालती और उसके जो और कई पात्र हैं, उन पात्रों के बीच की एक बातचीत का एक कोण दिखलाई देता है। एक कोण पर इससे पहले मैंने आपसे कहा कि होरी है, धनिया है, झुनिया है, उसका बेटा गोबर है, रूपा सोना और होरी के दो भाई ये है। एक कोण पर दिखाई देता है, एक कोण पर मिस्टर मेहता। तीसरे कोण पर आपको दिखलाई देगा गोविंदी नाम की एक स्त्री पात्र और मिस्टर खन्ना नाम के पात्र। इन दोनों पात्र, और मिस्टर खन्ना जो है व्यवसायी हैं, जो पति हैं, और वे विलासतापूर्ण जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनकी पत्नी जो गोविंदी है वह विलासतापूर्ण जीवन के विरुद्ध रहती है। इस कारण से दोनों में तनाव उत्पन्न होता है और तनाव से दोनों के बीच में नाराजगी भी रहती है। तो आपको कथा के विस्तार में एक यह दिखाई देगा। इस उपन्यास में जो एक महत्वपूर्ण बात है वह ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण के बीच जो एक बहस है वह भी आपको दिखाई देगा। दातादीन नाम का एक ब्राह्मण है और किस तरह से उसमें उसका बेटा जो है वो मातादीन है, और मातादीन एक सिलिया नाम की एक पात्र है। सिलिया जिसकी जाति प्रेमचंद ने चमारिन बताया है। तो उस सिलिया से प्रेम करता है कौन? मातादीन। मातादीन कौन है? दातादीन का बेटा। ये दोनों कौन है? ये दोनों ब्राह्मण। तो एक ब्राह्मण का एक चमारिन के साथ प्रेम संबंध भी इस उपन्यास में दिखाई देगा। यानी कि इससे पहले जो मैंने एक लेयर पर आपसे बातचीत की थी, एक स्तर पर जो बातचीत की थी कि झुनिया विधवा है, उस विधवा के साथ विवाह गोबर करता है, यानी कि विधवा विवाह के समर्थन आप प्रेमचंद को पाते। दूसरे पर मैंने कहा कि सिलिया नाम की चमारिन स्त्री से मातादीन प्रेम करता है जो कि ब्राह्मण, यानी कि जाति व्यवस्था को चुनौती देने की रचना भी प्रेमचंद अपने इस उपन्यास में इन दो पात्रों के माध्यम से करते हुए दिखलाई देते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात हुई दूसरे एंगल पर। तीसरे एंगल पर मैंने कहा ही था स्त्री विषयक जो दृष्टि है वह आपको दिखलाई देगी। मेरा कहना यह है कि जब आप इस उपन्यास के बारे में जब इसका समकालीन पाठ कर रहे होंगे तो आपके सामने ये सारे जो संदर्भ हैं वह काम आएंगे कि विधवा विवाह या समान स्त्री के साथ में जो प्यार और विवाह के बारे में बात है वो दिखाई देगा। स्त्री के संदर्भ में जो दृष्टि है प्रेमचंद की वो आपको दिखलाई देगा। एक और एंगल दिखलाई देगा, वह एक और कोण दिखलाई देगा आपको, वो यह कि
यह लोग ग्रामीण जीवन में शहरी पात्र हैं, वह एक आदिवासी इलाके में नदी के किनारे खाना खाने का प्रोग्राम बनाते हैं, एक पिकनिक किस्म का। और सारे शहरी पात्र पिकनिक मनाने के लिए उस आदिवासी इलाके में नदी के किनारे जाते हैं। और वहां पर सारे जितने भी शहरी पात्र, इसमें मिस्टर मेहता भी हैं, भारती भी हैं, तो इन सब के बीच में जो बातचीत है और जो तौर तरीका है, वो आपको दिखलाई देगा कि एक शहरी व्यक्ति किस तरह से जब एक आदिवासी इलाके में जाता है, तो आदिवासी इलाके में जाने के बाद वह उसकी प्रतिक्रिया उस गांव को लेकर किस तरह की होती है, वो आपको दिखलाई देगा उसमें। तो एक एंगल पर आपको इस आदिवासी बहसों को भी आप इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। तो कितने एंगल मैंने बताया आपको, कोई रिपीट करेगा? आप में से कोई बताएगा कि मैंने कितने पक्ष बताए इसमें? एक विधवा विवाह, हम्म, और सेकंडली एक ब्राह्मण जाति से गैर ब्राह्मण जाति का प्रेम संबंध, एक किसान की जो पीड़िता है, त्रासदी है वह, सेकंडली आदिवासी यानी ग्रामीण एंड शहरी जीवन जो है उसका उल्लेख। ठीक है। और मैंने गोविंदी का भी नाम लिया था। गोविंदी गैर विलासतापूर्ण जीवन जीना चाहती है और उसका पति विलासतापूर्ण जीवन जीना चाहता है। तो शहरी मध्यम वर्ग स्त्री जो विलासतापूर्ण जीवन से परहेज करती है, वह एक स्त्री के रूप में भी इस उपन्यास में आपको दिखाई देता है। तो आप देखेंगे जब कभी भी इस उपन्यास के भीतर स्त्री विषयक दृष्टिकोण की बात होगी, तो आप यदि एक एक स्त्री को उठाएंगे तो आपके सामने स्त्री विषयक दृष्टिकोण इस उपन्यास का मिल जाएगा। यानी कि यदि आप धनिया के विचारों के माध्यम से एक बात करें, यदि आप झुनिया विधवा के माध्यम से एक बात करें, यदि आप एक चमारिन स्त्री सिलिया के माध्यम से बात करें, यदि आप गोविंदी जो एक पारंपरिक घरेलू स्त्री है उसके माध्यम से आप बात करेंगे, यदि आप मालती के माध्यम से बात करेंगे, और मालती की एक बहन है जिसका नाम है सरोज, तो सरोज को भी शामिल करेंगे, तो उसके माध्यम से यदि आप बात करेंगे, तो ये 5-6 स्त्रियों के माध्यम से आप अगर बात को समझेंगे तो आपको लगेगा कि इस उपन्यास में स्त्री के संदर्भ में विभिन्न तरह के दृष्टिकोणों को प्रेमचंद ने हमारे सामने रखा। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात होती है। इसके अलावे जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं आपको इससे कथा स्वरूप से अवगत कराऊंगा, तो होरी इस तरह से लोगों से मिलते जुलते और गाय के साथ रहते हुए जीवन बिता रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा आपसे कि गाय को देखने के लिए उसके दोनों भाई नहीं आते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में तनाव रहता है। एक रात उस होरी का जो भाई है वह गाय को चुपके से जहर देता और गाय मर जाती। गाय के मरने का दुख पूरी परिवार को है। इसी बीच में जिसने गाय दी थी होरी को, भोला, वह पैसे मांगने के लिए आ जाता है कि मुझे अब पैसे चाहिए। पैसे उसके पास है नहीं, तो उस पैसे की पूर्ति वो कैसे करे? तो कहता है कि जब तक पैसे वैसे दोगे नहीं तब तक मैं तुम्हारे दरवाजे पर ये जो बैल है उसको मैं खोल करके ले जाऊंगा। और फिर वह बैल खोल कर ले जाता है। अब उसके पास खेती करने की साधन रहते नहीं, वह दूसरों के खेत में काम करने लगता है। तो जो खुद किसान था वह अब धीरे धीरे एक दूसरे के खेत में मजदूर के तौर पर काम करने लगता है। इसी के बीच में आप देखेंगे कि अपनी 2 बेटियों की वह शादी करता है, रूपा की और सोना की। अपनी छोटी बेटी की शादी वह एक राम सेवक नाम के बूढ़े व्यक्ति से कर देता है, पैसे के अभाव। यहीं से आप एक बार फिर सोचिए, यानी कि इस उपन्यास में एक बेमेल विवाह है। एक तरफ अगर विधवा विवाह है तो दूसरी तरफ बेमेल विवाह की समस्या इसमें आपको दिखाई देती है। तो एक एंगल, एक जो कोण है बेमेल विवाह का भी है, जो होरी की बेटी के माध्यम से प्रेमचंद हमारे सामने रखते हैं। तो अपनी बेटी की विवाह करता है बेमेल।
जो गोबर है वो शहर में रहता है, शहर से वो पैसे कमाकर गांव आता है, अपने पिता की गरीबी को देखता है, वह जितने कुछ थोड़े बहुत जो कर्जे होते हैं उसे उतारने की कोशिश करता है और गांव वालों को जागृत करने की कोशिश भी वो करता है। तो इस जागरण के बाद से आपको दिखलाई देगा कि इस पूरी कोशिश में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है तो ये आप ये देखें कि इस पूरे परिदृश्य में गोबर शहरी पात्र के जो ग्रामीण पात्र था वह शहरी पात्र बनकर प्रवेश करता है। यहीं पर आप देखेंगे कि प्रेमचंद एक संश्लेषण भी प्रस्तुत कर रहे होते हैं। ग्रामीण पात्र जब शहर में जाता है और शहर से जब वह ग्राम में आता है तब उसके व्यवहारों में आने वाले परिवर्तन को भी प्रेमचंद इसमें रखते हैं। यानी कि शहरी और ग्रामीण पात्र के बीच के जो अंतराल है उस अंतराल को भी आप गोबर नाम के इस बात के माध्यम से देख सकते हैं। मैं बहुत ही संक्षेप में आपसे केवल सूत्र वाक्य में कह रहा हूं जिसके माध्यम से आप आगे। तो इस तरह से गोबर गांव में आकर के अपनी भूमिका निभाता है। धीरे धीरे गोबर पर कर्ज का बोझ बन जाता है। चूंकि उसने एक विधवा को अपने घर में रखा था इसलिए उसको ग्रामीण लोगों को भोज देना होता है और भोज देने में पैसे बहुत खर्च होते हैं। तो वो किस तरह से उधार लेकर काम करता है। और इस पूरे ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गोबर के इस पूरे फैसलों पर लगातार चोट करती है धनिया। वो कहती है कि कर्ज मत लो, वो कहती है कि गांव वाले को खिलाने से क्या फायदा होगा, हमें नहीं खिलाना है। तो बार बार वो होरी को रोकती है। यानी कि एक चेतनशील स्त्री के रूप में अगर एक कोई ग्रामीण स्त्री पात्र का नाम आप लेंगे तो धनिया सबसे ऊपर दिखलाई देती, उसमें एक प्रतिरोधी चेतना भी दिखलाई देती। तो ये पूरा पक्ष है, ठीक है। अब धीरे धीरे होरी गरीब होता चला जाता है और उपन्यास के ठीक आखिर में वह शहर से गांव तक आने वाली एक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। उस सड़क के निर्माण में एक मजदूर के रूप में वह काम करता रहता है और बहुत दिन से उसको भूखा है, प्यासा है और काम कर रहा है। इसी भूखे प्यासे एक दिन वह उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के समय वह बहुत सी बातों को याद करता है। धनिया वहां पहुंचती है। धनिया जो आज कमाई थी 20 आने पैसे, तो मरते हुए लोगों से ये भारतीय परंपरा में कहा जाता है कि गाय के दान कर देने से उसको मोक्ष मिलता है, लेकिन गाय उसके पास है नहीं, गाय का ना बछड़ा है न कुछ है। तो वह पंडित के हाथ में धनिया 20 आने रखती है और कहती है कि महाराज यही इसका गोदान है। और गोदान जो सब मैंने बोला आपको, इस उपन्यास का जो टाइटल है गोदान, उसकी सार्थकता कई जगहों पर आपको दिखलाई देती है। गोदान उपन्यास में शीर्षक की सार्थकता के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो आप देखेंगे कि किस तरह से वह गोदान करके और होरी के ठंडे हाथ को अपने हाथ में पकड़े रहती है। यानी कि इस उपन्यास के शुरुआती पन्ने में जब होरी अपने घर से निकलता है जाने के लिए राय साहब के यहाँ, और उसके बाद जो उसकी यात्रा शुरू होती है उसके पूरे जीवन की, जिसमें कई तरह की चीजें हैं, और उसकी अंतिम में मृत्यु होती है, वह फिर से अपने उस होरी के रूप में कभी अपने घर नहीं लौट पाता है, बल्कि एक मजदूर के रूप में अपने घर से बहुत दूर जाकर के मर जाता है। कहानी यही खत्म हो जाती है उपन्यास की। लेकिन क्या कहानी यही खत्म हो जाती है? क्या प्रेमचंद गोदान की मृत्यु के बाद उपन्यास को समाप्त कर देते हैं? तो क्या वो चाहते हैं कि कथा नहीं रखी जाती है? मैं यहाँ पर उपन्यास के एक दूसरे संदर्भ को आपके सामने रखता हूं, और यह संदर्भ जुड़ता है महाकाव्यात्मकता से। लेकिन ये महाकाव्यात्मकता बात में अगले दिन करूंगा, क्योंकि वो थोड़ी लंबी बातचीत हो जाएगी और समय आपका समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो महाकाव्यता मैं बात अगली बार करूंगा आपसे। बस मैं आपसे ये चाहता हूं पूछना इस आखिरी के 10 मिनट में कि आज जो मैंने बातचीत आपसे की, इस बातचीत समझ में आ गई आपको पूरी की पूरी, या तो आप ये बताएं।
बिल्कुल आ गई सर, बिल्कुल सब लोगों को समझ में आ गई? जी सर, पूरा समझ में आ गया हाँ सर। अब पढ़ेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा सर। मतलब जो उपन्यास पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट होता है ना सर, कैसे पढ़ना है, वो सर समझ में आया। नहीं तो पहले तो ऐसे ही पढ़ देते थे कहानी के टाइप में हम लोग। अब अब सर पढ़ने मतलब के कई रास्ते, और जी सर, और उसको पढ़ते हुए सचेत रह के कैसे पढ़ा जा सकता है, उसके बारे में आपको लगा। जी सर, दृष्टिकोण मिला सर इससे कि अब कैसे पढ़ना है। कुछ पूछना चाहते हो आप मेरी इस पूरी बातचीत में कि ये कैसे आपने बात कही और ये कैसे घटित हुआ, तो वो मुझसे आप पूछ सकते हो। कोई भी जो आप मेरी आज इस पूरी बातचीत में कोई ऐसी बात रह गई हो जो बहुत स्पष्ट नहीं हो पाई हो, और सर या जिसमें कुछ और जानना चाहते हो। हाँ सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो उपन्यास में जो कैरेक्टर्स हैं, तो क्या हमारे एग्जाम के समय प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि उस कैरेक्टर को एनालिसिस कैसे किया गया है, इस तरह का कोई प्रश्न आ सकता है क्या? ये तो आपने प्रश्न के स्वरूप पर बातचीत की, आज जो मैंने बातचीत की उस पर आपने बात नहीं की। जी सर, क्योंकि नहीं जैसे कि आपने गोबर के बारे में जैसे बताया ना कि इसको जब मैंने पढ़ा था तो इस तरह से मैंने नहीं पढ़ा था कि हाँ कैसे एक गांव का एक व्यक्ति कैसे शहर में जाता है और फिर जब लौटता है तो उसकी जो चेतना है उसमें किस तरह का बदलाव आया हुआ है। तो इस तरह से ना मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, पर आप अभी जैसे आज बोल रहे हैं। ध्यान से सोचिए। जी जी। देखिए, कई बार ये सवाल इस तरह का होता है कि गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्रों का परिचय दीजिए। अच्छा। ये हो सकता है कि गोदान उपन्यास में की संरचना में स्त्री पात्रों का परिचय दीजिए। अच्छा। फिर हो सकता है कि गोदान उपन्यास में ग्रामीण पात्रों का परिचय दीजिए, शहरी पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। तो पांच छह खाना है, ठीक है, ये या वो हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है, लोग पूछते हैं कभी कभी। ठीक 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 है। और कोई सवाल आपके मन में आज की बातचीत से हो रहा हो? किसी के मन में कोई सवाल नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं? तो मैं बातचीत आज यही समाप्त करता हूँ। अगली बार मिलेंगे तो गोदान उपन्यास के दूसरे पक्षों पर बातचीत करेंगे। ठीक है? ठीक है सर। और सर जैसे मतलब पिछली क्लास में जैसे मैंने आपसे पूछा था कि अगर ये पॉसिबल है कि जो फर्स्ट मटेरियल हमको मिला हुआ है उस पर अगर आप थोड़ी बहुत चर्चा कर देते तो बहुत अच्छा होता। बिल्कुल कर लेंगे। तो ये ऐसा करते हैं, इस गोदान वाले पूरे प्रकरण को समाप्त कर देते हैं। गोदान वाले नहीं, बल्कि इसमें एक और उपन्यास है, बानपट की आत्मकथा। जी जी। इसके बाद फिर जी सर, बिल्कुल करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि तो बाकी कुछ और हो जाएंगी। ठीक है? ठीक 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 है। हफ्ते में 2 दिन मिलने में किसी को असुविधा तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है सर ये तो। ये तो मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 2 दिन मिले और बातचीत करें। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। अच्छा सर, आपने जैसा मुझे कहा था कि हम एक मेल कर दें यूनिवर्सिटी को, वो पुराने पेपर जो अभी ऑब्जेक्टिव पेपर लिए जा रहे हैं उसके कुछ पुराने वे डाल दें। हाँ। तो मैंने मेल तो डाल